नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 6 में हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 3 का, जिसका पहला पार्ट कल आया था, और अध्याय नंबर 3 के पार्ट नंबर लास्ट पार्ट में आज हम लगभग 45 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। 46 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। अध्याय नंबर 3 अपवाह तंत्र, जिसमें आपको भारत की समस्त नदियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। परीक्षा दृष्टि से आपका जो 11th एनसीईआरटी की जो अभी तक 5 एपिसोड हुए हैं और साथ में ये 6 एपिसोड, ये आपके 1 से लेकर 6 एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रश्न तो आए ही थे यहाँ से। बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अलावा जो आपके 3 चैप्टर और भी हैं, 3 अध्याय और भी हैं, यानी कि 4, 5, 6 क्लास 11th एनसीईआरटी जो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। अगर आप चाहते हैं कि इसका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के भी प्रश्न लेके आएँ तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हमने आपको मैराथन के माध्यम से अध्याय नंबर 1 से लेकर 3 तक का आपको पढ़ाया हुआ था। 4, 5, 6 हमने आपको नहीं पढ़ाया हुआ था। तो अगर आप कहेंगे तो हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से 4, 5 और 6 का जो अध्याय है उनसे भी रिलेटेड प्रश्नों को करा देंगे, जिससे आपको एक संतुष्टि रहे कि आपका एनसीईआरटी का जो टॉपिक है भूगोल का वो कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी अभ्यर्थी थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, और इस टाइम में आपको इसलिए परेशान नहीं होना है कि क्या कराया नहीं गया है। जो कराया गया है आपको उस पर मेहनत करना है, उस पर तैयारी अपनी मजबूत करनी है। चलिए पहला प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता? तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। यमुना है, सोन है, घाघरा है? क्या आंसर होगा 51 नंबर प्रश्न का? इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 5 में अगर बात करें तो अध्याय 3 से हमने 50 प्रश्न देख लिए थे, इसलिए यहाँ पर आपको 51 से स्टार्ट किया गया है। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपको इस तरीके से बताना है कि 51 में ABC क्या होगा। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है? तो हिमालय से ना निकलती हो ऐसी एक ही नदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार और अमरकंटक पठार के मैकाल श्रेणी से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और मैप पर एक बार देख लेते हैं सोन नदी को, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको सोन नदी का चित्र देखने को मिल जाएगा मैप में। और यहाँ पर अगर हम बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है अमरकंटक पठार के, और यहाँ से बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर सोन नदी गंगा नदी में मिलती है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आगे प्रश्न में भी हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 51 के बाद 52 आता है। तो 52 नंबर की बात करें तो गंगा की सबसे पूर्वी निम्नलिखित में से गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित यहाँ पे कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? सबसे पश्चिमी हिमालयन नदी हमने कल देखा था, सिंधु नदी के बारे में, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर आपका प्रश्न है। और साथ में कल हमने देखा था कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी थी, आपको याद होगा। तो गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी थी यमुना। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर बात करें तो गंडक है, कोसी है, महानंदा है। क्या आंसर होगा 52 नंबर प्रश्न का? तो 52 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है महानंदा। महानंदा की बात करें तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में इसकी उत्पत्ति होती है। और दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो दार्जिलिंग की अगर बात करें तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दार्जिलिंग आता है। तो महानंदा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो दार्जिलिंग पहाड़ियों में। और साथ में बात करें तो यह गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी का दर्जा भी महानंदा को प्राप्त है, और जो बाएं तट से आकर मिलती है। और साथ में महानंदा कहाँ पर मिलती है? तो महानंदा गंगा से बांग्लादेश में मिलती है। आपको स्थान नाम नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में मिलती है। साथ में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी का दर्जा प्राप्त है महानंदा को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, नेशनल पार्क से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में
हेली नेशनल पार्क के नाम से, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। साथ में इसको जो नदी यहाँ से बहती है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर हम वह नाम बता देंगे तो आपको आंसर भी मालूम चल जाएगा। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नहीं बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको बताना है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और साथ में बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी यहाँ पर बहती है? तो आंसर है गंडक। तो ध्यान रखिएगा, गंडक नदी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक के कारण ही जो है गोखुर झील का निर्माण होता है, जिसको हम चाप झील भी कहते हैं। और उस चाप झील का जो बिहार में बनती है, या गोखुर झील जो बेगूसराय जिले में स्थित है, जिसका नाम है कंवर झील। तो कंवर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कंवर झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा किया गया है। कंवर झील के बारे में आपको जानकारी भी मालूम है कि ये बिहार का पहला रामसर स्थल था। इस समय बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं। दूसरे और तीसरे का नाम आप कमेंट कीजिएगा, जिनको जून 2024 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आंसर हो जाएगा गंडक। और यहाँ पर आप लोग नागी और नकटी याद रखिएगा। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के जमुई जिले में स्थित है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि दूसरे और तीसरे रामसर स्थल हैं बिहार के। तो टोटल 3 रामसर स्थल बिहार में हो चुके हैं। पहला 2020 में कंवर झील बना था बेगूसराय जिले का, फिर 2024 जून में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन किसकी सहायक नदियां हैं? तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना, नर्मदा और सोन। तो बात करें 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है यमुना नदी। और यमुना नदी के ये आप सारे यहाँ पर सहायक नदियों के बारे में देख रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट उत्पन्न होती है? तो मालवा पठार के महू स्थान के निकट उत्पन्न होती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी। क्या आंसर होगा 56 नंबर प्रश्न का? तो 56 नंबर प्रश्न का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जो नदी उत्पन्न होती है उसका नाम है चंबल नदी। और चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल अपने बीहड़ के लिए भी जानी जाती है। चंबल के बीहड़ बहुत प्रसिद्ध है। एक बार आप गूगल करके ज़रूर चेक करिएगा कि चंबल के बीहड़ आखिरी में है क्या। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न का महू के निकट कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है मालवा पठार में? तो आंसर यहाँ पर आपका चंबल हो जाएगा। तो चंबल के लिए आपको मालवा पठार दिया जाएगा, नहीं तो आपको महू के निकट ऑप्शन में दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि वाली आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे डैश खड्ड कहा जाता है? तो रेवाइन कहा जाता है और इसी को ही बीहड़ कहा जाता है। अभी हमने आप पर ऊपर से बात किया था आपसे, किसके बीहड़? तो चंबल के बीहड़। तो यहाँ पर विकल्प में चूंकि 57 नंबर में दिया नहीं है, तो 57 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस। चंबल अपने बीहड़ या रेवाइंस के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है उत्खात भूमि, इसको हम बोलते हैं, उत्खात भूमि वाली आकृति के लिए प्रसिद्ध है और इसी को हम चंबल खड्ड या रेवाइन कहते हैं। तो 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की अगर बात करें तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या आंसर होगा 58 नंबर प्रश्न का? तो यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यानी उस पॉइंट पर जहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग पड़ता है, वहाँ पर कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी पड़ता है, वहाँ पर कुछ भाग राजस्थान का भी पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों में स्थित है, तीनों यहाँ पर आपके सामने हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर एक नदी का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न दिए जा सकते हैं। साथ में आपको इस नदी के बारे में जितना महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा दृष्टि से जानना था वो भी हमने प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखा दिया है। प्रश्न है, यह नदी
दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है तथा नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है या बहती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान में प्रवेश करती है। तो चंपारण जिले में कौन सी नदी गंगा मैदान में प्रवेश करती है? पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। कौन सी ऐसी नदी है? तो उपरोक्त विवरण किस नदी का दिया गया है? प्रश्न आपने देख लिया है। ऑप्शन है कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, एक से अधिक। क्या आंसर होगा? तो बात करें काली गंडक, तो काली गंडक से आपने यहाँ पर पहचान लिया होगा कि नदी का नाम क्या है। साथ में अगर बात करें तो बिहार के चंपारण जिले से अभी हमने देखा था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकल रही थी? तो गंडक नदी। तो यहाँ पर आपको हिंट प्रश्न में भी मिल रहे हैं। साथ में पटना के निकट सोनपुर में कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो वो नदी भी कौन है? गंडक नदी। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, गंडक नदी। तो 59 प्रश्न का राइट आंसर गंडक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मापचा चुंगो हिमनद या मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है तथा तिला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत शीशा पानी में एक गहरे महाखंड, जिसको हम गॉर्ज बोलते हैं, का निर्माण करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है? इसके अलावा शीशा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करती है? तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कोसी, महानंदा, घाघरा। क्या आंसर होगा 60 नंबर प्रश्न का? तो बात करें यहाँ पर तो मापचा चुंगो हिमनद से एक ही नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू है, गोमती है, कोसी है। तो बात करें घाघरा नदी की सहायक नदी की, तो घाघरा नदी की सहायक नदी यहाँ पर आपको सरयू नदी मिलेगी। गोमती और कोसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोमती के किनारे हम बैठ के आपकी क्लासेस ले रहे हैं इस टाइम में, काफ़ी टाइम से। साथ में सरयू भी हमारे घर के पास में ही है। और आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा फेमस धार्मिक शहर स्थित है? तो अयोध्या स्थित है। तो यहाँ पर आपको नदी घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? तो सरयू नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घाघरा नदी गंगा नदी में आकर कहाँ मिलती है? तो ये एक बिहार स्पेशल का प्रश्न हो गया आपके लिए। तो घाघरा नदी गंगा नदी में आकर कहाँ मिलती है? सोनपुर पटना के निकट, रेवलगंज छपरा, मनेर पटना। तो घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो सोनपुर पटना के निकट तो गंडक है, मनेर पटना में बात करें तो सोन नदी है, याद रखिएगा। रेवलगंज छपरा में अगर बात करें तो घाघरा नदी छपरा जो है घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है रेवलगंज छपरा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है? तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पहले बह रही थी, लेकिन हिमालय के निर्माण के कारण यह नदी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, नहीं बदला, और पहाड़ का जो एक कह सकते हैं उत्थान के साथ में अपर्दन करती रही और अपना रास्ता फाइनली ये बना लिया। तो ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं, एंटीसीडेंट नदियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो सिंधु को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, सतलुज को कहा जाता है। और साथ में यहाँ पर दिए गए विकल्पों में एक नदी वह भी है जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है तथा यह नदी बिहार के कटिहार जिला में गंगा नदी से मिलती है। एक हिंट और देख लीजिए, इसी को बिहार का शोक कहते हैं। तो इससे भी आपको पता चल गया। तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी, कोसी। तो ध्यान रखिएगा, कोसी पूर्ववर्ती नदी है। स्रोत इसका कहाँ पर है? तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। अब माउंट एवरेस्ट के उत्तर में कौन देखने जाएगा कि किस स्थान से निकल रही है, बस इतना ध्यान रखना आपको, तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। और यह नदी बिहार के कटिहार जिला में, तो किस जिला में कोसी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो कटिहार जिला में गंगा नदी में कोसी नदी मिल जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में जा मिलती है? बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसका मतलब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन फिर से दिया गया है कि कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है, भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में बहती है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यह जो नदी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह हुगली नदी की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी है, तभी जाके हुगली नदी में मिल जा रही है।
और बराकर इस नदी की, जिस नदी के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो क्या आंसर होगा 64 नंबर प्रश्न का? तो 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दामोदर। कल हमने गलती से आपको, जो पिछला क्लास था वहाँ पर गलती से दामोदर की जगह महानदी बता दिया था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। हमने कमेंट भी पिन किया था, लाइव में भी हमने आपको कमेंट कर दिया था कि यहाँ पर आपका महानदी ना होकर दामोदर होगा। वहाँ पर हमने बताया था कि भ्रंश घाटी में आपको महानदी बताया था, तो भ्रंश घाटी में जो है महानदी नहीं होगा। भ्रंश घाटी में कौन कौन होगा? दामोदर होगा। इसके अलावा दो और हैं जिनको हम आगे प्रश्न में देखेंगे। तो दामोदर नदी की बात करें तो भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में जा मिलती है, यानी कि दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक नदी कौन है? तो बराकर सहायक नदी है दामोदर की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, हुगली नदी जो है वितरिका नदी है, डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको बोलते हैं। तो वितरिका नदी है किसकी? तो ये वितरिका नदी है गंगा नदी की। हुगली के किनारे आपको मालूम है कलकत्ता स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में किस नदी का उद्गम स्थल है? घाघरा, गोमती, शारदा या सरयू? क्या आंसर हो जाएगा 65 का? तो 65 में अगर बात करें तो नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद में शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है? तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, सबसे पूर्वी भी समझ सकते हैं, साथ में बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम नदी के रूप में भी समझ सकते हैं, एक ही बात है। तो सोन नदी, महानंदा, हुगली, क्या आंसर होगा? तो आपको क्लियर है, ऊपर भी प्रश्न हम देख चुके हैं, महानंदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और एक बार हम मैप भी देख लेते हैं। अगर हम मैप की बात करेंगे यहाँ पर, तो मैप में जब आप देखेंगे तो मैप में आपको महानंदा नदी के बारे में नहीं दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि महानंदा नदी जो है, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिलती है। यहाँ पर आपको कोसी नदी के बारे में ही दिखाया गया है, यहाँ आप गंडक नदी के बारे में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था महानंदा। 67 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, सोन नदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस पठार से होती है? तो सोन नदी की उत्पत्ति हमने पहले ही प्रश्न में देखा था, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, अमरकंटक का पठार है। क्या आंसर होगा? तो सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक पठार से। मालवा पठार हमने अभी कहाँ देखा था? तो चंबल के लिए हमने देखा था कि चंबल नदी की उत्पत्ति जो होती है वो जो है कहाँ से होती है? तो महू नामक स्थान से होती है। और मालवा पठार, तो मालवा पठार में महू नामक स्थान के पास से होती है चंबल की उत्पत्ति। अमरकंटक पठार से बात करें तो मैकाल श्रेणी, अमरकंटक पठार के मैकाल श्रेणी से उत्पन्न होती है सोन नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट किस हिमनद से होता है? तो यहाँ हिम्मत हो गया, तो इसको हिमनद कर लीजिएगा। तो किस हिमनद से होता है, किस ग्लेशियर से होता है? तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से, किस हिमनद से होता है, उसका नाम बताना है आपको। मापचा चुंगो हिमनद, बंदरपुंछ, चेमा युंग डुंग हिमनद। तो मापचा चुंगो हिमनद की बात करें तो इससे संबंधित तो घाघरा की उत्पत्ति है, यानी घाघरा यहाँ से निकलती है। बंदरपुंछ की बात करें तो यहाँ से तो यमुना निकलती है। चेमा युंग डुंग हिमनद है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो 68 प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये हमने कल भी देखा था। मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट, नमचा बरवा आपको मालूम है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी के रूप में जाना जाता है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा। सबसे पश्चिमी चोटी आप कमेंट कर दीजिएगा, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, हिमालय का बताना है आपको। तो नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए, जिसको हम दिहांग गॉर्ज भी कहते हैं या दिहांग महाखंड भी कहते हैं, तो निर्माण करते हुए तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय की गिरिपाद में या शीशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सादिया कस्बा याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। साथ में ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो सांगपो नदी हम बोलते हैं,
तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं असम में। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना के नाम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी कितनी किलोमीटर की यात्रा करती है? या असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। तो 69 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 750 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की, केवल असम का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो असम घाटी में अगर हम बात करेंगे तो असम घाटी में 750 किलोमीटर की कुल यात्रा करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग, कामेंग, तीस्ता। तो आप यहाँ पर लगभग सभी का नाम जानते होंगे। तो यहाँ पर सारे की सारे क्या हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और साथ में तीस्ता की बात करें तो तीस्ता को जो है रिवर कैप्चरिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, रिवर कैप्चरिंग। तो रिवर कैप्चरिंग जो होता है ये हिमालय की नदियों का एक गुण होता है, विशेषता होता है। रिवर कैप्चरिंग में होता क्या है कि जो तीस्ता नदी है, पहले ये याद रखिएगा, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी थी, लेकिन रिवर कैप्चरिंग के माध्यम से ब्रह्मपुत्र ने इसको अपनी सहायक नदी बना लिया। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अब है आज के डेट में तीस्ता। तो तीस्ता आज के डेट में किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। पहले किसकी हुआ करती थी? तो बहुत पहले हुआ करती थी गंगा नदी की। रिवर कैप्चरिंग ये फिनोमेना होता है हिमालय नदियों का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? मानस पर है, ब्रह्मपुत्र पर है, गंगा पर है। तो माजुली द्वीप की अगर बात करें तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बहुत बार आपने इसको पढ़ा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मा और जमुना नदी अंततः किस नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो पद्मा और जमुना नदी अंततः किस रूप में? पद्मा की बात करें तो गंगा को हम बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो गंगा का जो ब्रांच है जिसको हम पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा और जमुना ये मिलकर किस नदी के रूप में जाने जाते हैं? और इसी नदी के रूप में ही ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या राइट आंसर होगा? चंपा, मेघा या मेघना। तो 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है मेघना। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रह्मपुत्र नदी का देख रहे हैं और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट पर, जिसके बारे में हमने आपसे बात किया था कल के एक प्रश्न में भी, तो इस पॉइंट से यहाँ तक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से जमुना के रूप में जानी जाती है। यहाँ फिर बात करें बांग्लादेश में इंटर करते हुए जो गंगा नदी है, गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो पद्मा और जमुना, और पद्मा और जमुना आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉइंट है जहाँ पर पद्मा और जमुना मिल जा रहे हैं। तो पद्मा और जमुना मिलकर किस नाम से जाने जाते हैं? तो मेघना के नाम से जाने जाते हैं। तो पद्मा जो कि गंगा है, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, तो पद्मा और जमुना मिलकर मेघना के नाम से जाने जाते हैं। और इसी मेघना के नाम से ही जो है यह नदी जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का जल लेके जा रही है, ये अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 72 नंबर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर सी मेघना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताया भी गया कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और संयुक्त रूप से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है? तो आपको यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताना है कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं तथा विसर्प नहीं बनाती हैं। विसर्प का क्या मतलब होता है? तो विसर्प का मतलब होता है कि नदी कुछ इस तरीके से जो बह रही होती है, इसी को हम विसर्प बोलते हैं। और आपको मालूम है, आपने हिमालय नदियों के बारे में भी पढ़ा था। तो हिमालय नदियों के बारे में जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि हिमालय नदियाँ विसर्पण करती हैं, और विसर्पण करते हुए कई बार क्या करती हैं? गोखुर झील का भी निर्माण करती हैं। बूढ़ी गंडक का आपने उदाहरण देख रखा है बिहार में। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय नदियाँ 12 हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत हिमनद है। तो यहाँ पर क्या प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ 12 है, ये तो गलत बात है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, लगभग। लगभग की बात करें तो लगभग 12 है। कौन सी नदी है? वो है कावेरी।
तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ और सिर्फ एक नदी है कावेरी, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो कावेरी नदी लगभग 12 मासी है पूरी तरीके से, मतलब एक लगभग मान सकते हैं कि लगभग में 12 मासी है। गर्मी में भी ठंडी में भी दोनों में भी पानी रहता है। तो यहाँ पर बात करें प्रायद्वीपीय नदियाँ 12 मासी है। अगर सामान्य स्टेटमेंट दिया है तो ये आप इसको सही नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन में कावेरी है, बाकी सामान्यतः प्रायद्वीपीय नदियाँ 12 मासी नहीं होती हैं, तो ये आपका विशेषता नहीं होगा। प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत हिमनद है। प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत का क्या बात करें, अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी तो उसकी ऊंचाई ही 2695 मीटर है, आपको नाम पता है, अनाईमुदी। इसके अलावा डोडा बेटा 2637 मीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होने के वजह से यहाँ पर आपको हिमनद नहीं मिलेंगे। जब हिमनद ही नहीं मिलेंगे तो हिमनद स्रोत कैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपका ये आंसर नहीं होगा। तो प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत हिमनद है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 12 मासी कौन सी नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियाँ होती हैं। किन नदियों का स्रोत हिमनद होता है, तो हिमालयी नदियों का या हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों का स्रोत हिमनद होता है। तो बी और सी यहाँ पर नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा है, तापी है, दामोदर है, क्या होगा आंसर यहाँ पर। तो 74 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों की बात करें तो नर्मदा तो है ही सबसे फेमस, दूसरा है तापी, और साथ में नर्मदा और तापी की बात करें तो ये पश्चिम में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो पश्चिम में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, साथ में भ्रंश घाटी में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। दामोदर की बात करें तो दामोदर भी भ्रंश घाटी से होकर जाती है। तो दामोदर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो नर्मदा, तापी और दामोदर ध्यान रखिएगा, हम दोबारा से बता दे रहे हैं, महानदी नहीं है। कल के एक प्रश्न में हमने गलती से महानदी बता दिया था, महानदी भ्रंश घाटी से नहीं बहती है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा, तापी और दामोदर भ्रंश घाटियों से बहने वाली 3 नदियाँ हैं पूरे भारत में, इतना याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी की उत्पत्ति कहाँ होती है। अमरकंटक पठार के मैकाल श्रेणी से, छोटा नागपुर पठार से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट। कहाँ होती है महानदी की उत्पत्ति, तो महानदी की अगर बात करें तो महानदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में सिहावा के निकट। तो यह स्थान ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया जा सकता है परीक्षा में। तो सिहावा एक स्थान है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर महानदी की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, महानदी के निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नौ संचालन का मतलब है कि नाव वगैरह चल सकती हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किस नदी का है, तो आपको बताना है कि प्रायद्वीप, आप भारतीय प्रायद्वीप आपने देख रखा है, अब आपको भारतीय प्रायद्वीप में बताना है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किस नदी का है। कृष्णा का है, महानदी का है, गोदावरी का है, किसका है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और जब भी नदी तंत्र आपको बताना है तो नदी तंत्र में आपको पता है मुख्य नदी भी होती है और सहायक नदी भी होती है। तो मुख्य नदी और सहायक नदी को मिलाकर पूरा नदी तंत्र बनता है। जैसे आप गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी के बारे में भी पढ़ रहे हैं और गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किसका है, ध्यान रखिएगा, गोदावरी का है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 76 प्रश्न का गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, यानी प्रायद्वीप, जब भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा नदी तंत्र गोदावरी का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गंगा का आपने देखा था 2525 किलोमीटर है। बाकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का आपने देखा है कि जो लंबाई है वो कम है। सिंधु के बारे में हमने कल बात भी किया था, क्या आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आपको याद है कि सिंधु की कुल लंबाई भारत में कितनी थी। चलिए अब अगले यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। तो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दूसरी सबसे जो है बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी जो है दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा की जो लंबाई है, एक बार आप कमेंट कीजिएगा, आगे हम देखेंगे। कावेरी के बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा कि कावेरी के कितना है। तो कावेरी का अगर हम बात करें तो 801 किलोमीटर के आसपास है, कृष्णा का 1401 के आसपास है, अभी देख लेंगे इसको हम। तो यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न का आंसर गोदावरी है। अगेन गोदावरी की अगर हम बात करें तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को। महाराष्ट्र में नासिक जिले में निकलती है।
बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसके जल ग्रहण का 49% भाग महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा परसेंट भाग गोदावरी नदी का किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है, तो गोदावरी का उद्गम स्थल आपको बताना है। नासिक जिला यहाँ पे आपको पता चल गया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के नासिक जिले में किस स्थान से निकलती है गोदावरी, तो उस स्थान का नाम है त्रिम्बकेश्वर। याद कर लीजिएगा, त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी का उद्गम स्थल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये 4 नदियां आपको ध्यान रखना है कि ये सहायक नदियां हैं किसकी, तो ये सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको आगे भी ऑप्शन देखना चाहिए। बहुत लोगों ने तो अब तक ई आंसर भी लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि यहाँ डी ऑप्शन भी है जहाँ गोदावरी दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गोदावरी है। तो आते हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, 4 याद रख लीजिए, 4 एनसीईआरटी में दिए गए। पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है, एनसीईआरटी में पोलावरम दिया गया है, तो आप याद रखिएगा पोलावरम परियोजना गोदावरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है, तो महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, और कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जिसकी सहायक नदियां हैं। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदी हैं, और यह नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो कौन सी नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो महाबलेश्वर से याद रख लीजिए, महाबली कौन थे, तो श्री कृष्ण महाबली थे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा कि कृष्णा आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं, और कृष्ण के साथ में भीम थे ही, पांडव थे ही, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। 80 प्रश्न का आंसर बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्णा की जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है, तो कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों को याद रखना है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से याद रखना है कौन सी नदी, कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। क्रम अगर आपसे पूछ ले तो 1465 गोदावरी है। कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा 1401 है। कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी 800 किलोमीटर है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे यानी कि गोदावरी ऊपर पड़ेगी, फिर कृष्णा आएगी, देन कावेरी आएगी, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो लंबाई घटती जाएगी। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, जिसके कारण यह नदी लगभग सारा साल बहती रहती है। तो कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है गर्मी के महीनों में, और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है ठंडी के महीनों में। तो उत्तर पूर्वी मानसून जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। तो उत्तर पूर्वी मानसून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या राइट आंसर होगा 82 प्रश्न का, तो गोदावरी, कावेरी, इंद्रावती। तो कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, और यह नदी लगभग सारा साल बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कावेरी नदी द्रोणी का या कावेरी नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग किस राज्य में पड़ता है। जैसे हमने गोदावरी का देखा था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तो वैसे आपको बताना है कि कावेरी नदी का सर्वाधिक प्रतिशत भाग किस राज्य में पड़ता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्या आंसर होगा 83 प्रश्न का, तो कावेरी नदी के बारे में आप याद रखिएगा कि कावेरी नदी का सर्वाधिक भाग पड़ता है तमिलनाडु में, लगभग 56% के आसपास। केरल में 3% मात्र, तो ध्यान रखिएगा महज केरल में 3%, कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भाग कवर करती है कावेरी। अगला प्रश्न है, काबिनी, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं। तो काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदियां। 84 प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेन्नार नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पेन्नार नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कर्नाटक के नंदी पहाड़ियों से, केरल के अन्नामलाई से, नीलगिरी पर्वत श्रेणी से। तो पेन्नार नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो पेन्नार नदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है कर्नाटक में नंदी पहाड़ियों से, नंदी हिल्स से या नंदी पहाड़ियों से। तो पेन्नार नदी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अलग से हमने आपको यहाँ पर कराया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी, जिसको हम गांडीकोटा कैनियन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो गांडीकोटा कैनियन
निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित की गई है। ये आपका यूपीएससी का प्रश्न है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्री में पूछा गया था। पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, तुंगभद्रा नदी है। तो दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी या गांडीकोटा कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित की गई है। तो आंसर यहाँ पर है आपका पेन्नार नदी। तो ध्यान रखिएगा, पेन्नार नदी के द्वारा बनाया गया है गांडीकोटा घाटी या गांडीकोटा कैनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वीप कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सी नदी द्वीप यहाँ पर आपको बताना है कि कावेरी के द्वारा बनाए गए हैं। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम। श्रीरंगपट्टनम के बारे में आपको पता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। शिव समुद्रम और श्रीरंगम, तो तीनों ही यहाँ पर कावेरी नदी के द्वीप हैं। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी के द्वारा बनाए गए द्वीप हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का ज्वार नदमुख ईश्वरी सबसे लंबा है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का ज्वार नदमुख ईश्वरी लंबा है, सबसे लंबा है। ताप्ती, नर्मदा, माही। क्या आंसर होगा। ज्वार नदमुख ईश्वरी की बात करें तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा के बजाय क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख या ईश्वरी। ज्वार नदमुख का सिंपल मतलब यही समझिए कि डेल्टा जो है समुद्र से पहले बनता है और समुद्र से पहले उठा हुआ भाग बन जाता है कुछ समय पश्चात। वहीं ज्वार नदमुख की बात करें, ईश्वरी की बात करें तो ये समुद्र के अंदर बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर बात करें तो सबसे लंबा ज्वार नदमुख ईश्वरी किस नदी का है। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। कमेंट कीजिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नर्मदा नदी का जो ईश्वरी है, ज्वार नदमुख है, वो कितना किलोमीटर लंबा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। बीपीएससी टीआरई का फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना से महाराष्ट्र भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, इसके अलावा राजस्थान भी जुड़ा है। तो 4 राज्य जुड़े हुए हैं भारत के। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना से महाराष्ट्र भी जुड़ा है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्य जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहते हुए जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए कि प्रश्न में आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मिल गए। तो सतपुड़ा और विंध्याचल या बिंद के बीच में, बिंद यहाँ पर ऊपर होगा, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो उस नदी का नाम जो कि भ्रंश घाटी भी दिया गया है, साथ में धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। तो आपको आसानी होनी चाहिए, ताप्ती है क्या, तवा, माही, कोई भी नहीं है यहाँ पर, आपको मालूम है क्या आंसर है नर्मदा। और नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, नर्मदा आंसर होना चाहिए था। तो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में मध्य जो है भ्रंश घाटी में बहती है, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। अगला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा। तो नमामि देवी नर्मदे ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि नमामि देवी नर्मदे योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2020, 2016, 2018। तो मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान ने 2016 में, आपको नाम नहीं याद रखना है, बस वर्ष याद रखना है। तो नमामि देवी नर्मदे ये जो कार्यक्रम है या योजना है कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में। पेड़ ओड़ लगाने की बात इसमें थी कि जो नर्मदा नदी का क्षेत्र है उसके आसपास पेड़ वगैरह लगाने हैं। तो 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 2016 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। क्या आंसर होगा, नर्मदा, ताप्ती, माही। तो कौन सी नदी है, नर्मदा का आप देख चुके हैं, नर्मदा का कहाँ पे था, तो अमरकंटक पठार था। अमरकंटक पठार के अलावा नर्मदा जो है मैकाल से रेडी आपको दिया जा सकता है। माही नदी तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी, क्योंकि माही नदी उस साइड से निकलती ही नहीं है, उससे पहले ही निकल जाती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती की उत्पत्ति होती है। ताप्ती को ही हम क्या बोलते हैं, तापी नदी बोलते हैं। तो ताप्ती आए चाहे तापी आए, दोनों एक ही हैं। नर्मदा के अलावा ताप्ती या तापी अन्य प्रमुख नदी है जो पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर की बात करें तो दामोदर पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा, दामोदर पूर्व दिशा में भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है। निम्नलिखित में से अरावली के पश्चिम में, ये अरावली है,
तो अरावली का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यानी अरावली का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो अरावली के पश्चिम वाले हिस्से में पूछा जा रहा है, पूरे राजस्थान में नहीं पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे राजस्थान में दूसरा है, वो आपको जानना भी नहीं है किसका है। तो अरावली के पश्चिम में, ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया था इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो अरावली के पश्चिम में किस नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? तो अरावली के पश्चिम में एक ही नदी तंत्र जो है फेमस, जिसका नाम है लूनी नदी। तो लूनी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी की जो उत्पत्ति होती है पुष्कर के समीप। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में पुष्कर नाम का एक स्थान पड़ता है। पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है, और जब अरावली पहाड़ियों से जब नदी निकलती है तब इस नदी को हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में मिल जाती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी तंत्र का उदाहरण है। तो अंतःस्थलीय नदी तंत्र हमने पहले भी आपसे बात किया है। तो लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी तंत्र का उदाहरण है। इसका मतलब है कि लूनी नदी जो है ये समुद्र में नहीं गिरती है। ये कहाँ जाती है? तो ये जाती है कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में समा जाती है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है, या उसी में जाके समा जाती है। तो लूनी नदी जो है अंतःस्थलीय नदी तंत्र का उदाहरण है। अंतःस्थलीय नदी तंत्र ऐसे नदी तंत्र होते हैं जो जिनका जो निकास है वो समुद्र या महासागर में नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से आपसे पूछा जा रहा है, चाहे अमरकंटक पठार पूछे चाहे मैकाल श्रेणी पूछे, बात एक ही है। तो अमरकंटक पठार पर स्थित है मैकाल श्रेणी। तो अमरकंटक पठार के मैकाल श्रेणी से नर्मदा, सोन, जोहिला। तो बात करें यहाँ पर अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियों में तीनों ही है, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो ध्यान रखिएगा, सोन की सहायक नदी है जोहिला। तो जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। और साथ में सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन की। सोन सहायक नदी है गंगा की। कहाँ मिलती है? बिहार में। स्थान पहले भी हम डिस्कस कर चुके। तो नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नर्मदा निकलती है तो पश्चिम की तरफ जाती है, सोन नदी निकलती है तो ये इस तरीके से, और साथ में सोन नदी में ही अगर हम बात करेंगे तो सोन नदी में आकर मिल जाती है जोहिला, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर अमरकंटक पठार से तीनों ही नदियाँ निकलती हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर हम आपसे देख लेते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? एक स्पेशल प्रश्न है, एनसीईआरटी से ही है ये भी, लेकिन हम यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से हम जितने भी प्रकार के प्रतिरूप होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, यहाँ पर आप ऐसे सपोज कर सकते हैं कि एक पठार है, यानी ऊंचा स्थान है। आपको यहाँ सर्किल दिख रहा होगा, लेकिन आपको इस तरीके से समझना है कि एक उठा हुआ स्थान है, और उस उठे हुए स्थान से एक तरफ नर्मदा निकल रही है, एक तरफ सोन नदी निकल रही है, एक तरफ निकल रही है जोहिला नदी। तो यहाँ पर ऐसी जो प्रतिरूप होते हैं, ऐसी नदियों के जो प्रतिरूप होते हैं, अपवाह प्रतिरूप होते हैं, इनको हम बोलते हैं अरीय प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न। तो ध्यान रखिएगा, अरीय प्रतिरूप या रेडियल पैटर्न बोलते हैं जब एक कोई पठार से या पहाड़ से कई सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में जिनकी उत्पत्ति होती है, जब वो बहते हुए जाती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को बोलते हैं अरीय प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न। पूरा जो श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका में यही पैटर्न मिलता है कि वहाँ पर जो है पठार से नदियों की उत्पत्ति होती है। भारत में अगर बात करें तो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अरीय प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न का उदाहरण। तो रेडियल पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऊंचा सा पहाड़ है या पठार है, और उच्च ऊंचे से पठार या पहाड़ से अलग अलग दिशाओं में नदियों की उत्पत्ति होती है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिगर के माध्यम से भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, मैप में भी दर्शाया गया है। ये जो स्थान यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्थान है अमरकंटक पठार का। अमरकंटक पठार में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो है एक तरफ यहाँ आपको दिखाया गया है नर्मदा नदी, एक तरफ दिखाया गया नर्मदा नदी, फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया है सोन नदी, सोन नदी दिखाया गया है। फिर तीसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, कौन सी नदी है? जोहिला नदी है, जो जाके सोन में मिल जाती है, यानी सोन नदी की सहायक नदी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो तीन नदियों का यहाँ आपने देख लिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
अलग अलग दिशाओं में नदियाँ जाएंगी। कुछ इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में नदियाँ जाएंगी। इसी को हम अरीय प्रतिरूप बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। आगे देख लेते हैं और कौन से यहाँ पर पैटर्न्स हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप डेंड्राइटिक पैटर्न। वृक्षाकार प्रतिरूप या डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होता है? तो वृक्षाकार प्रतिरूप या डेंड्राइटिक पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी से भी बता देते हैं क्या दिया गया एनसीईआरटी की बुक में। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, यानी पेड़ की शाखाओं, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, कुछ इस तरीके से आप पेड़ की शाखाओं को समझ सकते हैं, उसे वृक्षाकार या डेंड्राइटिक कहते हैं। तो डेंड्राइटिक प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर आपको बताया गया उत्तरी मैदान की नदियाँ। तो उत्तरी मैदान यानी कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में कौन सी फेमस नदी बहती है? तो आप कहेंगे गंगा नदी। गंगा नदी का आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नदियाँ आकर मिलती हैं। गंगा नदी में कुछ इस प्रकार से नदियाँ आकर मिलती हैं। एक पूरा ब्रांच के रूप में आप जो है पेड़ के शाखा के रूप में आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है उस प्रतिरूप को हम बोलते हैं वृक्षाकार, डेंड्राइटिक प्रतिरूप। इंग्लिश में डेंड्राइटिक बोलते हैं, हिंदी में वृक्षाकार बोलते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैप के माध्यम से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो यहाँ पर आप जो है गंगा नदी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, गंगा नदी, और गंगा नदी में आप देखेंगे यहाँ गंडक मिल रही, यहाँ कोसी मिल रही, यहाँ घाघरा मिल रही, यहाँ गोमती मिल रही, शारदा मिल रही है। इधर से आप देखेंगे तो यमुना मिल रही है, इधर से सोन मिल रही है, और इधर से जो है देखेंगे तो चंबल यमुना में मिल रही है, सिंधु मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो यहाँ पर क्या बना, एक शाखा के रूप में, वृक्ष की शाखा के रूप में पूरा एक पैटर्न दिख रहा है आपको। तो ऐसी शाखा या जो पैटर्न को हम बोलते हैं वृक्षाकार पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न। फिर आते हैं और कौन से पैटर्न है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, फिर आता है अगला पैटर्न जालीनुमा प्रतिरूप, ट्रेलिस पैटर्न का। तो जालीनुमा प्रतिरूप या ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। जब नदियाँ अरीय प्रतिरूप हमने आपको बता दिया है। थर्ड पे आते हैं जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उसमें समकोण पर मिलती हो, तो उसे जालीनुमा ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ट्रेलिस पैटर्न या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का प्रतिरूप होता है? तो कुछ इस प्रकार से कि नदी बह रही है और इसी के जो है समानांतर नदी बह रही है और इस तरीके से यहाँ पर आके मिल जा रही है। कुछ इस प्रकार से नदी है, कुछ इस प्रकार से आकर मिल जा रही है। तो एक 90 डिग्री पर जब नदियाँ मिलती हैं मुख्य नदी में, तो जब 90 डिग्री पर या समकोण पर सहायक नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रतिरूप को हम बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप या ट्रेलिस पैटर्न। फिर आखिरी प्रतिरूप है अभिकेंद्री प्रतिरूप, अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल होता क्या है? सेंट्रीपिटल होता क्या है? जब एक ही जगह पर सब कुछ केंद्रित हो जाता है, एक ही जगह पर सब कुछ केंद्रित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं, इस स्थान को आप झील या गर्त, कोई बड़ा गड्ढा समझ सकते हैं, तो झील या गर्त या खाई समझ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब सभी दिशाओं से नदियां आकर, यानी विभिन्न दिशाओं से नदियां आ रही हैं, इसी झील या गर्त में विसर्जित हो जा रही हैं, ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप या सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको इतना ध्यान रखना कि वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण कौन है? गंगा नदी है, सबसे आसान उदाहरण है। इसके अलावा बात करें तो उत्तरी मैदान की नदियाँ हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र की बात करें चाहे सिंधु नदी तंत्र की बात करें, ये सभी वृक्षाकार में आते हैं। अरीय प्रतिरूप आपको याद रखना है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अमरकंटक आपको याद रहना चाहिए। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। कमेंट कर दीजिएगा आज की क्लास कैसी लगी। बाकी इसके अलावा जो आपके रैंडम प्रश्न बन सकते हैं अभी आपको नहीं कराएंगे। कुल मिलाकर जो एनसीईआरटी, ये आपका बहरहाल जो अध्याय 3 है वो आपका समाप्त हो चुका है, पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित। बाकी अलग से भी हम आपको प्रश्न करा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इस क्लास में। अब इसके बाद आप कहिएगा तो आपको अध्याय 4, 5, 6 भी हम आपको इस एनसीईआरटी ज्योग्राफी से 11th क्लास से कंप्लीट करा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे शाम में, जहाँ पर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का एपिसोड नंबर 11 आएगा, और एपिसोड नंबर 11 में हम चैप्टर नंबर 6 के जो लाइफ प्रोसेस
जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है उसके अन्य प्रश्नों को देखेंगे।